ओके, देखो एक तो अपनी ये दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर है ना, एक किताब निकाल लो, ठीक है। चलो, और इसमें पेज नंबर है आपका 29, पेज नंबर 29 है, और पेपर है 1 दिसंबर 2020 प्रथम पाली का, ठीक है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका जीएस का, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा, पारंपरिक पंखीड़ा पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना जो पंखीड़ा लोकगीत है वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आपको पता है वो आपका राजस्थान से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और राजस्थान में जो है सांबर झील भी है, ये याद रखना। और राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो नहर है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। और अगर आपसे पूछे कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो जल कहाँ से प्राप्त करती है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है सतलुज नदी से जल प्राप्त करती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही जवाब है विषाणु। क्या है? विषाणु यानी वायरस, ठीक है, याद रखना। देखो जो वायरस होता है वो कुछ टेम्परेचर पे तो निर्जीव होता है, मरा हुआ, और कुछ टेम्परेचर पर वो सजीव होता है, ठीक है। तो विषाणु जो है सजीव भी होवे और निर्जीव भी होवे, यानी दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है, याद रखना। तो विषाणु से होने वाले रोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जो एड्स होता है, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपका किससे होता है? ये आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इनडेफिशिएंसी सिंड्रोम या वायरस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जस्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? एक नदी है आपकी जिसका नाम है जस्कर नदी। तो आपको बताना इन 4 नदी में से कौन सी नदी की सहायक जस्कर है, यानी जस्कर नदी कौन सी नदी में अपना जल गिराती है, ठीक है। आई बात समझ में? जब एक छोटी नदी एक बड़ी नदी में अपना पानी डाल दे, गिरा देवे, ठीक है। जब एक छोटी नदी एक बड़ी नदी में अपना पानी गिरा देती है तो उस छोटी नदी को बड़ी नदी की सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो जस्कर नदी है वो कौन सी नदी में अपना पानी गिराती है। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? सिंधु नदी, ठीक है। तो जस्कर जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लेह लद्दाख, कश्मीर का एकमात्र ऐसा जिला है, लेह कश्मीर का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें से सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाती है, पैरेलल बहती है वहाँ की, ठीक है। और फिर ये कहाँ पर गिरती है? लाहौर के पास में अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला है चौथा क्वेश्चन, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है कि भारत सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया है। और आपको मैं बता दूं जो भारत रत्न पुरस्कार है वो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है भारत रत्न? केवल एक, और वो कौन है आपका? मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दे रखा है। सचिन तेंदुलकर की जो मतलब किताब है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, ये इंपॉर्टेंट किताब है। और सचिन तेंदुलकर जो है राज्यसभा के सदस्य भी है, सांसद भी है, याद रखना, ठीक है। चलिए ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद या अब्दुल अस समद, एक ही बात है, निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? यानी अब्दुल समद किसके कहने पर भारत आया था, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो बनता है कि अब्दुल समद जो है ईरान का था,
अब वो ईरान से भारत किसके कहने पर आया था? तो आपका सही जवाब है इसका हुमायूं। ठीक है, किसके कहने पर आया था? हुमायूं के कहने पर आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया। पहला 1532 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया। उसके बाद 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। फिर 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और 1540 में हुमायूं जो देश छोड़ के भाग गया था। ठीक है, याद रखना। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब होती है? 1545 में। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर कितने प्रतिशत घटाकर कर दी गई है? तो कर की जो दर है वो कर दिया घटा करके 10%। ठीक है, चलिए। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेज, ये जो अलेक्जेंडर जेवरेव है ये कौन सा खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो क्या बताओगे? भाला फेंक। लेकिन वहां भाला फेंक नहीं मिलेगा आपको, वहां पर मिलेगा जेवलिन थ्रो लिखा हुआ। याद रखो इस बात को। ठीक है, वहां पर आपको जेवलिन थ्रो देगा वो, क्योंकि उन्हें पता भाला फेंकना, सबको पता भाला फेंकना है, लेकिन भाला फेंकना देकर के जेवलिन थ्रो लिखेगा वहां पर। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो नीरज चोपड़ा को जो है गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना है ना। यस, नेक्स्ट है, तो टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, जर्मनी का। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर जेवरेव है ये जर्मनी के खिलाड़ी है। ठीक है, आपसे आपके पहले सेट में क्वेश्चन था कार्लसन, मैग्नस कार्लसन किस देश से खिलाड़ी है? नॉर्वे का। ठीक है, याद रखना। तो जो मैग्नस कार्लसन है वे किस देश से खिलाड़ी है? वो एक शतरंज खिलाड़ी है और फाइड चैंपियनशिप 2023 का खिताब उसने जीता है। ठीक है, जिसमें भारत के आर परगनंदा दूसरे नंबर पे रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। ठीक है, ये आपके पेपर में आवेगा। आगे चलो। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? अशोक महान आपको पता ही है। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में वो अशोक के साम्राज्य में किस भाग में लिखे गए थे? ठीक है, तो आपको पता है वे लिखे गए थे उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि अशोक का संबंध किस वंश से था, अशोक किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे मौर्य वंश का। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। यहाँ पर ध्यान दे, जो मैं पढ़ा रहा ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, वो क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अशोक का संबंध जो है मौर्य वंश से था। ठीक है, याद रखना। अब अशोक ने जो है एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध से पहले वो बड़ा निर्दयी आदमी था। ठीक है, उस युद्ध के बाद में उसने अपनी जीवन लीला बदल दी थी। तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। किसका युद्ध था? कलिंग का युद्ध था, जो कि 261 BC में हुआ था, ईसा पूर्व था। ठीक है, चलिए। रो आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश यादव है। चलिए आगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा भारतीय है जिसे गणित के मामले में याद किया जाता है? और मैंने आपको बताया था इसकी याद में जो है गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और वो कौन था? वो था एस रामानुजन। कौन था? एस रामानुजन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जो कैलोरी मात्रक होता है उसे कैसे लिखा जाता है? तो उसे लिखा जाता है किलो जूल पर किलोग्राम। क्या लिखा जाए?
किलो जूल, के फॉर किलो, जे फॉर जूल, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है 12वां, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक। ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ा दूं, चलो। 13वां, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र राज्य को सहायता देगा, ठीक है, अनुदान देगा, पैसे देगा। ठीक है, तो वो आर्टिकल आपका 42, कौन सा है, 42। ओके, चलिए 14वां क्वेश्चन है आपका, गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। इंपॉर्टेंट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का शासक था। किस वंश का था, सातवाहन वंश का शासक था। इंपॉर्टेंट है। और सातवाहन वंश के शासकों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे, तो इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। कौन से सिक्के, शीशे के सिक्के। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, ठीक है, कि गेट बंद कर दो, खिड़की खुली बता रही है, आवाज ज्यादा आवे, है ना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक। क्या होगा, न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, तो सिक्कों का अध्ययन हम न्यूमिस्मेटिक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे, सबसे पहले सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किन्होंने जारी किए थे, तो आपका आंसर होगा गुप्तकाल। क्या होगा, गुप्तकाल। अगर यहीं पर पूछ ले कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो आपका आंसर होगा यूनानी या कुषाण वंश, एक ही बात है। ठीक है, तो सोने को हो गए। अगर चंदे तुम बताओ तुम्हें क्या पूछना। देखो, अगर ये पूछे कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्तकाल। अगर ये पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के, प्योर सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आपका आंसर होगा यूनानी या कुषाण वंश। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चांदी के सिक्के सबसे पहले सबसे ज्यादा किसने जारी किए थे, तो आपका आंसर होगा मौर्य वंश। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि शीशे के सिक्के, शीशा मतलब कंच के सिक्के किसने जारी किए थे, तो आपका आंसर होगा सातवाहन वंश। अगर आपसे पूछ ले कि टोकन सिक्के, साकेतिक मुद्रा सिक्के किसने जारी किए थे, तो आपका आंसर होगा तुगलक वंश, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखियो। आगे चले, नेक्स्ट है अरे एक बात और बता दूं, ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, इसने इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े ये कभी हारा नहीं है, याद रखियो। ठीक है, इतिहास में जितने भी इसने युद्ध लड़े हैं ये कभी हारा नहीं है। और अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ना है, तो एक मूवी है जिसका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी ही है, उसको देख लेना। इसकी मृत्यु कैसे होती है, इसे धोखे से जो है खाने में जार पिला दिया जावे, तब मरा है ये। तो उस मूवी में पूरा, अगर तुम फिल्म देख लोगे तो पूरे सातवाहन वंश के बारे में तुम्हें पता लग जाएगा। बहुत अच्छी मूवी, देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो गौतम बुद्ध के द्वारा। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो आपका आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध से है। ठीक है, गौतम बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म दिन सोमवार है, ईसवी 1 है, 1 तारीख 1 ईसवी दिन सोमवार, आई बात समझ में, को माना गया है, एज्यूम करा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे वे ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले थे। बात समझ में आ गई, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले थे कौन, महात्मा बुद्ध। ओके, देखो जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, कहां पर, सारनाथ में, ठीक है,
उसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जावे? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। दूसरा, जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, अपने भाई से आगे लेकर के अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, उसे बोलते हैं मां विनिष्कर्मण। ठीक है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोलते हैं संबोधि। ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं। नंबर एक, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहले जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ के ऋषि पतनम उद्यान में दिया था, बगीचे में दिया था बैठ के। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने प्रवचन जो है श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, याद रखे, इंपोर्टेंट है। और कुछ रह गया, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। इस बात की पुष्टि चीन का कैंटोन अभिलेख करता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस बात की पुष्टि अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख करता है। जब अशोक शासक था तो अशोक ने जो है लुम्बिनी का एक टैक्स माफ कर दिया था जिसका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि, जो कि 1/8 होता था। कितना होता? 1/8 हिस्सा होता था। ठीक है। चलो, और बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हें बाद में देखेंगे। आगे बढ़िए। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? उदय कोटक। उदय कोटक जो है ना, कोटक बैंक का सीईओ है। ठीक है। चलिए, किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? मेघालय। मेघालय इनमें एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। खासी गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। और मेघालय में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मासिनराम। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पर होती है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तांबे को। ठीक है, सॉरी, रिफाइनरी उत्पादों को, छोड़िए इसको। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, तो ये लिखा है आपका भास्कराचार्य ने। किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने। ठीक है। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था? लाभांश वितरण कर को। ठीक है, देखो, इससे आपको ये साबित हो रहा है कि आपके पेपर में जो है बजट में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है 2023 का बजट जरूर पढ़ लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके बजट के आ लिए, तो 2023 का बजट जरूर पढ़ लेना। ठीक है। सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? भरतपुर। भरतपुर कहां पर है? भरतपुर आपका राजस्थान में है। और ये वही भरतपुर है जिसका जिक्र कहां पर हो रहा? सूर्यवंशम फिल्म में हो रहा, अमिताभ बच्चन वाली में। ठीक है। और क्या है? वाराणसी। हाँ भाई, वाराणसी है इसका तो। ठीक है, देख लगा करो। ठीक, चलो कोई नहीं। तो सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? वाराणसी। ठीक है, देखो, जो वाराणसी है ये उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है, गंगा नदी पर है। ठीक है, कबीरदास के जो गुरुजी थे, क्या नाम था उनका? रामानंद। वे उनको कहाँ मिले थे? वाराणसी में मिले थे, याद रखना। ठीक है। दुनिया का सबसे पहला जो नगर है आपका, वो वाराणसी है। इस धरती पे अगर कोई नगर बसा था तो पहला वाराणसी बसा था, याद रखियो। ठीक है। अगला है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा का के भंडार का संरक्षक कौन होता है? जो भारत में विदेशी मुद्रा होती है, ठीक है, उसका संरक्षक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, याद रखना। आरबीआई के गवर्नर को वर्तमान में शक्तिकांत दास है, याद रखना। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। आरबीआई ने काम करना कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 1937 को। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड वेलिंगटन थे, याद रखना, ठीक है। और वेलिंगटन जो है एक राजधानी का नाम भी है। बताइए किस देश की राजधानी है वेलिंगटन? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, याद रखियो। न्यूजीलैंड एक देश है, उसकी राजधानी वेलिंगटन है। राष्ट्रीय पक्षी एंड पशु क्या है? कीवी, न उड़ने वाला पक्षी। स्टैटिक जीएस अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, थोड़ा बैंकिंग के बारे में बता दूं आपको। ये जो आरबीआई है, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, इसका पहले जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1956 में किया गया था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, ठीक है। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई से आप पैसे नहीं ले सकते। आरबीआई भारत में सेंट्रल बैंक यानी सारे बैंकों का चौधरी है। आई बात समझ में? हमेशा याद रखना, ठीक है। और आरबीआई से सरकार भी उधार लेती है, कर्जा ले हुए, ठीक है। और क्या हो गया? 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रीयकरण का मतलब है 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया था, ठीक है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? नाबार्ड, NABARD, एक बैंक का नाम होगा, ठीक है। और एक बैंक और है इंपोर्टेंट, उसका नाम है ADB, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको, लिख रहा है इसमें धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, ठीक है। तो धर्म चक्र का मतलब क्या था? मैंने क्या बताया आपको कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, कहां पर? सारनाथ के ऋषि पंतनम उद्यान में। उसे क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, कुशीनगर में जो है ना महात्मा बुद्ध मर गया था, उनको निवारण की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु होगी थी उनकी, ठीक है। कैसे हुई थी? चुंद नामक पावापुरी का एक लोहार था, चुंद नाम था उसका, पावापुरी का रहने वाला था, एक लोहार था। उसने महात्मा बुद्ध को धोखे सुअर का मांस खुआ दिया था। तो इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, मतलब इनको अतिसार बीमारी हो गई थी, ठीक है, याद रहा क्यों। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। बोध गया में वो पेड्डा है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और एक बंगाल का शासक था, वंश का नाम है गोंड। क्या नाम है? गोंड वंश का था, नाम था शशांक। उसने उस पेड्डे को कटवा दिया था जिसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रखना। चलिए, सुल्तानगंज के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा खालिस्तान काल की मानी गई है, गुप्त काल की। चलिए, देखो, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में है। ये केबीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये कहां पूछा गया था? केबीसी में पूछा गया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है, ठीक है। आपको पता होगा कटक जो है, उड़ीसा कटक, वो महानदी पर है, ठीक है। हीराकुंड डैम भी महानदी पर है उड़ीसा में, ये भी याद रहा क्यों। और कटक में कौन पैदा हुआ था जिसकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को? जिसका नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक में पैदा हुए थे, ठीक है, याद रखो, इंपोर्टेंट है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक होगा, जो नासिक में तरियाबंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी का जो मुहाना है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जहां पर मिलती है, उस मुहाने को क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम खंबात की खाड़ी। कहां पर है? गुजरात में। किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है।
आई बात समझ में? तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ठीक है, ये जहां पर मिलती है उसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं। और खंबात की खाड़ी में ही आपकी भोगवा नदी गिरती है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी थी, जिस पर लोथल बसा हुआ था। ठीक है, याद रखना। कृष्णा नदी जो है आपकी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किया जाने को निषेधित करता है? मतलब उपाधियों का अंत। किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है? ठीक है, उपाधियों का अंत। तो इसका है अनुच्छेद 18 क्लोज 1, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? यानी जो डाफला की पहाड़ियां है वो किस राज्य में फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला की जो पहाड़ियां है वो कहां पर फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ना तो रेलवे लाइन लगी, पहली बात तो ये है। दूसरा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से करती है। ठीक है, आई बात समझ में? वहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में एंट्री यांग्याप दर्रे से करती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहला राज्य कौन सा भारत का जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है, तो उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दिहांग। ठीक है, तिब्बत में या चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। असम में उसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? बताओ। जमुना के नाम से। ठीक है, और गंगा नदी पद्मा के नाम से। याद रहा, क्यों भूला ना करते। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ लिए? दाखला हो गया, ठीक है। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं, क्वेश्चन नंबर 35। तो बराबर की जो गुफाएं है ये इंपोर्टेंट है। तो बिहार में है बराबर की गुफाएं। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बराबर की गुफाएं वाला, याद रहा क्यों। पारंपरिक रंगमंच कला माच किस राज्य संबंधित है? जो माच है वो किस राज्य संबंधित है? वो है आपका मध्य प्रदेश से। किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखना। अगला है, किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37वां, बताइए। वेरी गुड, 1951। ठीक है, देखो 9वीं अनुसूची क्या होती है। 9वीं अनुसूची का मतलब है कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 किसी भी राज्य को यह शक्ति देता है, अगर वह राज्य कोई भी कानून बनाता है, कोई भी कानून ए टू जेड बनाता है और उस कानून को अनुसूची 9 में डाल देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर रिव्यू नहीं कर सकता। यानी वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से बाहर चला जावे। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है फैसले नहीं दे सकता। आई बात समझ में? तो जितने भूमि सुधार कानून है वे सारे के सारे आपके अनुसूची 9 में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों से सबसे कम है? तो वह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, याद रखना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक, याद रखो, भूल जाइयो। प्राचीनतम ग्रंथ श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था कहीं में? सामवेद में। किसमें? सामवेद में। वेद कितने? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, याद रखना, सारे मैंने करवा रखे आपको। चलो अगला है,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बताइए। तो आर्टिकल 30 का क्या है? आर्टिकल 30 है। तो अनुच्छेद 30 जो है, जो अल्पसंख्यक है उन्हें शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक में कौन आता है भारत में? अल्पसंख्यक में भारत में आता है मोमडन, मुस्लिम। ठीक है, याद रखियो। तो इसके द्वारा जो मुस्लिम है, ये भी अपने मदरसे चला सके, अपने उर्दू के कॉलेज चला सकते हैं, उनका प्रशासन खुद भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त हो गया था? 1813 के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था जो 1813 का अधिनियम था, इसके द्वारा क्या किया गया था? नंबर 1, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत से व्यापार करने का एकाधिकार जो था खत्म कर दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ में व्यापार कर सकती थी, वो भी चाय का व्यापार। तो कंप्लीट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो 1833 के अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम था। ठीक है, याद रखना। इसी के द्वारा 1 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था करी गई थी। और वो 1 लाख जो रुपए थे उसकी व्यवस्था कहां पर करी गई थी? भारतीय लोगों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए। ठीक है। और इसी के द्वारा जो ईसाई लोग भारत में आए थे उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने अपने मिशनरी स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल खोले। ठीक है। और भारतीय लोगों का जो है ईसाईकरण करना शुरू कर दिया था, उन्हें हिंदू से जो है ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ये 2-4 बात है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। आगे देखो और भी बताने पड़ेंगे। जिसमें 1858 है, 1858 के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जिसके समय क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद पूरे भारत की एक दिन की राजधानी बनी थी। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A को किस वर्ष में समावेशित किया गया था? आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था है, फ्री शिक्षा की व्यवस्था है। तो इसे 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, सॉरी। ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्लोज ए को जो है 2002 में जोड़ा गया था। ये 6 से लेकर और 14 साल के बालकों की फ्री शिक्षा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवयव आपका। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो वो है आपका 42वां संशोधन। ठीक है। 42वें संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का लघु संविधान, छोटा संविधान कहा जाता है। और 42वां संशोधन किसके द्वारा करा गया था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था। ठीक है। जो 42वां संशोधन है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, याद रखना। इस संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? अखंडता, ठीक है, दृढ़ता, समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, क्या जोड़े गए थे? ये 3 शब्द आपके संविधान में जोड़े गए थे, याद रखना। ओके, चलिए। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था। 44वें के द्वारा उसे क्या बना दिया गया था? एक विधिक कानून। ठीक है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 300 क्लोज ए में है। ठीक है, चलिए। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? यानी छोटी आंत में कौन सा एंजाइम रहता है? ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते? फ्यूनेरिया में नहीं पाए जाते। मैकलोडगंज जो है पर्वतीय स्थल है, टूरिस्ट पैलेस है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए। किस प्रकार की मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? चिकनी मिट्टी में। विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? रतन लाल का। 2020 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, ठीक है, वो किसे दिया गया? रतन लाल को। ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए
जीवी राजा पुरस्कार प्रारंभ किया केरल ने। ओके, अब आप एक बार ये भी देख लो कंप्यूटर क्वेश्चन, पेज नंबर कहां पर है ये, पेज नंबर 34 पे है, खोलियो। देखो पहला क्वेश्चन आपका 91वां, तो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हुआ, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अलग नहीं, मतलब क्या इसका, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला 92वां क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला का परिणाम क्या होगा? ये छोड़िए, ये शॉर्टकट की देखिए, अगर आपको क्लिप बोर्ड में किसी कंटेंट को पेस्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की अपनानी पड़ेगी? कंट्रोल प्लस वी। क्या अपनानी पड़ेगी? कंट्रोल प्लस वी। याद रखियो, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आईपी एड्रेस का। किसका किया जाता है? आईपी एड्रेस का। ठीक है, इस आईपी एड्रेस से पता लग जाता है कि कौन आदमी कहां पर बैठ के लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, मोबाइल चला रहा है, यानी आपकी लोकेशन आ जाती है इससे। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट का। किसका किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, चलो ये तो आप खुद याद कर लो, कोई दिक्कत ना इसमें तो। अगर नहीं तो ये आपका एक पेपर था दिल्ली पुलिस का, 1 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली में होता है एसएससी के द्वारा। इसके हमने जीएस देखी है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, बाकी रीजनिंग और मैथ हम आपको कराएंगे। ठीक है भाई, तो इनको आप याद करना जरूर। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको आपके क्वेश्चन से ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इनसे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा आवे, तो यह जो क्लास आपकी बन रही है इसको जरूर देख लेना। ठीक है, फायदा आप ही का है इसमें। ओके, चलिए कल आप क्या पढ़ाएंगे? पेपर नंबर 5, 1 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का है, पेज नंबर 37। ठीक है, एक दिन में 2 सेट कराऊंगा आपके जीएस वाले ये। ओके, चलो स्टॉप कर दे।